हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए ये जीके जीएस का सेट नंबर 32 को कवर करने वाले हैं। और इससे पीछे मैंने जो आपको 31 सेट कवर कराए हैं उनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। और एक बात ध्यान से सुनिए, आज हम लोगों ने एक नई योजना लॉन्च की है। आज से आपका जो सेट पीछे हो गया है, यानी 1 से लेकर 31 तक जो सेट हुआ है उसका रिवीजन अब शुरू होने वाला है। और आपका ये रिवीजन हर दिन शाम 9 बजे, ध्यान से सुनना है, हर दिन शाम 9 बजे आपका ये रिवीजन शुरू होगा, जिसमें आज ऑनलाइन यानी लाइव ये रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें सेट 1 और सेट 2 का आपका रिवीजन होगा। ध्यान से सुन लीजिए, उपस्थित आपको होना है शाम को 9 बजे, जिसमें सेट 1 और सेट 2 का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज क्लास के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जीडी में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम आपको याद होना जरूरी है। अजात शत्रु, साथ में था अपने पास उदयन, कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रसेनजित। ये सभी शासक थे जो महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को मानते थे। ये बुद्ध के समकालीन मुख्य रूप से कौन था? तो आपका आंसर होगा अजातशत्रु। कौन होगा दोस्त? अजातशत्रु होगा। तो अजातशत्रु, उदयन, कनिष्क, हर्षवर्धन और प्रसेनजित, ये महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक हुए थे। तो यदि आपने नोट कर लिया तो मैं इनको हटा दूं, ठीक है। अभी कुछ और आप समझने वाले हैं, यहीं पर कुछ पॉइंट और समझो। देखिए, यदि हम हर्यक वंश की बात करें, हर्यक वंश मगध साम्राज्य का एक वंश था जिसे हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है। और इसके संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। याद रखना है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और इन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया। किसको बनाया? राजगिरी को बनाया था। बाद में इस वंश का संस्थापक हुआ अजातशत्रु आया। इसे हम कुड़िक के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु के बाद आते हैं उदयन। आराम से एक पॉइंट समझना है, इन्होंने हर्यक वंश की यानी मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र को बनाया। याद रखना है, राजधानी क्या बनाई इन्होंने? पाटलिपुत्र। ठीक है, बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई? अब सही है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए निम्न में से किस वंश के लिए पितृहत्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है? तो हर्यक वंश के लिए हम पितृहत्ता वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी शासक हुआ था उन सभी ने अपनी पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठे थे। जैसे बिंबिसार की हत्या किसने की है? अजातशत्रु ने। इसकी किसने की है? उदयन ने। याद रखना है। तो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र किसके द्वारा बनाई गई थी? तो याद रखना है, उदयन के द्वारा बनाई गई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए आगे आइए, कुछ और समझिए। देखिए, महात्मा बुद्ध से या बौद्ध धर्म से संबंधित ये 3 पॉइंट हमेशा पेपर में आते हैं कि स्तूप क्या है, विहार क्या है और चैत्य क्या है। तो स्तूप क्या होते हैं? जहां पर अस्थि कलश महात्मा बुद्ध के रखे जाते हैं उसे कहते हैं स्तूप। ठीक है, बात क्लियर हो गई? स्तूप क्या होता है? जहां अस्थि कलश रखा जाता है। विहार क्या होता है? बौद्ध धर्म में आराम गृह। और वहीं पर चैत्य क्या होता है? चैत्य मतलब होता है पूजा गृह। क्या होता है? पूजा गृह। तो याद रखना, स्तूप क्या होता है? जहां पर महात्मा बुद्ध के अस्थि कलशों को रखा जाता है उसे स्तूप कहते हैं। जैसे भारत का सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप बिहार के केसरिया में है। ठीक है, और बिहार क्या होते थे? तो आराम गृह। वहीं पर चैत्य क्या होते हैं? जहां हम पूजा करते हैं। ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई? महामस्तमेक एक आपका क्या बोलते त्योहार है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ और भी आपको समझ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आओ। बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई हैं, इन चारों को जानना बहुत जरूरी है। प्रथम, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी,
दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है, और चतुर्थ आपकी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, याद रखना है। ठीक है, चलिए, प्रथम बौद्ध संगति 483 में, दूसरी बौद्ध संगति 383 में, तीसरी बौद्ध संगति 251 और चौथी बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी में हुई है। ठीक है, आगे आओ। प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष थे सबकामी और शासक थे कालाशोक। ठीक है, तृतीयक में पाटलिपुत्र में हुई है, मोगली पुत्र गोसाल और अशोक के शासनकाल में हुई थी। आगे चतुर्थ वसुमित्र थे अध्यक्ष और कनिष्क थे इसके शासनकाल। ठीक है, बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी चर्चा की गई थी, वो उपाध्यक्ष कौन था? तो याद रखना, अश्वघोष को चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष के पद पर रखा गया था। तो बौद्ध संगतियां कितनी हुई थी दोस्त? 4 हुई थी। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चतुर्थ कहाँ हुई है? आपकी कश्मीर में हुई है। बोलो, बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ है। ठीक है, याद रखोगे। पिता का नाम क्या था इनका? सिद्धोधन था, जो शाक्य राज्य के कपिलवस्तु के शासक थे। ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ है? शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, आगे, इनकी माता का नाम महामाया देवी था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पालन पोषण गौतमी प्रजापति ने किया जो इनकी मौसी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था, जिनका नाम राजकुमारी यशोधरा कोलिये से हुआ है। ठीक है, आगे, पुत्र कौन थे इनके? राहुल थे। आगे आइए, अब देखिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक हमेशा पेपर में आते हैं। गर्भ क्या है? गर्भ का प्रतीक, जब ये माँ की गर्भ में गर्भ धारण कर रहे थे, उसका प्रतीक है हाथी। आगे, जन्म का प्रतीक है इनका कमल, यौवन का प्रतीक है इनका सांड। आगे, गृह त्याग की घटना को महाविष्क्रमण के नाम से जाना गया और ये प्रतीक है इनका घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति संबोधि बोधि वृक्ष के नीचे हुई है और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये कौन कहलाए थे? कैवल्य कहलाए थे। समृद्धि शेर हो गया। प्रथम प्रवचन इनका चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन हो गया। निर्वाण की पद चिन्ह है, निर्वाण की प्राप्ति क्या कहलाई? पद चिन्ह। आगे, मृत्यु महापरिनिर्वाण जो था आपका स्तूप। अभी पीछे पढ़ा के लाया हूँ, स्तूप जहाँ पर अस्थि कलश रखे जाते हैं। बोलो, रिवीजन हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, आगे आओ। हर्यक वंश के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। राजधानी कहाँ थी इसकी? राजगिरी थी। बाद में उदयन ने क्या बना दिया? पाटलिपुत्र को राजधानी बना दी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। बाद में अजातशत्रु के बाद कौन आ गया? उदयन आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? आपको पता होना चाहिए कि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाली भारत में आए सबसे पहले थे। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और गए सबसे बाद में थे। यानी पुर्तगालियों से गोवा को वापस कब लिया गया? तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त याद रखना है, 1961 में वापस लिया गया था। और वही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गोवा को पूर्ण राज्य दर्जा कब दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1987 में। कब हुआ है? 1987 में। बोलो, बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आइए, तो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? एक एक करके बात करते हैं। इसका आंसर होगा आपका अल्फांसी अल्बुकर्क। क्या होगा? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। इससे पहले गोवा पर किसका अधिकार था? तो ध्यान रखना है, यूसुफ आदिल शाह का। किसका अधिकार था इस पे? यूसुफ आदिल शाह। यानी अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बताना है आपको। अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था और 1510 में छीना था। बोलो, बात क्लियर हो गई? चलिए, फ्रांसिडी अल्मीडा कौन था? तो पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में आया था। फ्रांसिडी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में आया, वो कौन था? फ्रांसिडी अल्मोड़ा था। लेकिन वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों को भारत में किसे माना गया? अल्बुकर्क के लिए माना गया था। बोलो, बात क्लियर हो गई? अब देखिए, भारत में पुर्तगालियों की देन, भारत में पुर्तगाली तंबाकू की खेती
भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू की गई है प्यारे, और कहाँ पर? जहांगीर के समय में शुरू की गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस, याद रखना है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में की गई थी। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में चरस, गांजा, आलू इत्यादि की जो भी खेती की गई थी वो सब पुर्तगालियों ने भारत में दी थी, याद रखना है। और मुख्य याद रखना है, तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है। सर टॉमस रो किसके समय में आए थे? जहांगीर के समय में भारत आए थे। और विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के समय भारत आया था। याद रखोगे इतनी बात, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? चलिए ठीक है, आगे आओ। क्वेश्चन कहता है लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में रहता है? तो जो लोकसभा का हेड होगा उसी के नियंत्रण में लोकसभा का सचिवालय रहेगा, ऐसे आपको याद रखना है। और लोकसभा का हेड होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए सुनिए, लोकसभा अध्यक्ष जब अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। दल बदल विरोधी के आधार पर किसी भी सदस्य को अयोग्य करार देता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। बोलो बात क्लियर होगी? लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं तो उसका सबसे पहले सूचना उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में की गई है, ये भी आप याद रखोगे। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। देखिए गृह मंत्रालय की अगर हम लोग बात कर लें तो गृह मंत्रालय भारत में नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता कौन प्रदान करता है? भारत में गृह मंत्रालय प्रदान करता है, याद रखना है। लेकिन नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है? तो नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 11 में है। बोलो बात क्लियर हो गई? भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है, ठीक है ना? बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? आगे आओ। संसदीय कार्य मंत्रालय, तो ये होगा नहीं। आगे सुनो, संसद के अंदर 3 स्थायी समिति पाई जाती हैं। मैंने तीनों के बारे में आपको बताया है। एक होती है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। ये संसद के अंदर 3 स्थायी समिति हैं, जिसमें से आपको कमेंट करके बताना है कौन सी ऐसी समिति है जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। कमेंट करके आप लोग बताओगे, ठीक है? चलिए, राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है और भाग 5 में की गई है। राष्ट्रपति की चर्चा अब अनुच्छेद 52 में और भाग 5 में। ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको? पकानी कोका दुयो दसम, याद रखोगे? पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? दसम लास्ट आ गया ना, तो अनुच्छेद 61 में है, ठीक है? शपथ किस में है? तो आप ऐसे करके देखो, पकानी कोका दुयो दसम। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में, ये 52 से शुरू होता है अनुच्छेद और ये 61 तक आपका जाता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 भाग 5 में दिखाई गई है। बोलो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका? तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है जहां कोई कानून नहीं होता है वहां कोई स्वतंत्रता भी नहीं होती है। ये कथन किसका है? एसएससी में हमेशा डायरेक्ट पूछा जाता है, तो याद रखना है जॉन लॉक का ये कथन है। किसका है? जॉन लॉक का। देखिए ये मार्क्स लिखा हुआ है, तो कार्ल मार्क्स की अगर हम बात कर लें तो इनकी एक पुस्तक है दास कैपिटल। कौन सी पुस्तक है? दास कैपिटल, ठीक है? बात क्लियर हो गई? लेनिन को रूस में जाना जाता है और किस लिए जानते हैं? बाल सेवी क्रांति के लिए। बाल सेवी क्रांति के लिए लेनिन को जाना जाता है, या रूस में साम्यवादी नेता के रूप में उभर के सामने आए थे। कौन? लेनिन। याद रखोगे बात यहाँ तक? तो चलिए, तो जहां कोई कानून नहीं होता है वहां कोई स्वतंत्रता भी नहीं होती है, ये कथन किसका है? जॉन लॉक का है। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कहता है वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है। हमें पता है हमारे सौर मंडल के अंदर ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है, जो कि पहले 9 थी, लेकिन प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया क्योंकि ये वरुण की क्लास से होकर गुजरता था। और कब बाहर किया गया, 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में ये सम्मेलन हुआ था। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक। चलिए, तो वर्ष की दीर्घतम अवधि आराम समझना है, ये निर्भर करती है कि कितने समय में कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। जो जितना लेट सूर्य के चक्कर लगाएगा उस पर उतनी ही बड़ी दीर्घ वर्ष की अवधि हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी बिल्कुल। और जो सबसे पहले चक्कर लगाएगा सूर्य के, वो उस पर वर्ष की जो अवधि होगी वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है। तो ये याद रखना है आपको कि बुध पर वर्ष की अवधि क्या हो जाती है, वर्ष की अवधि छोटी हो जाएगी। याद रखना है कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और वहीं पर यहाँ दीर्घतम पूछा है तो आपका होगा नेपच्यून, यानी सबसे पीछे होगा, जो सबसे दूर होगा कौन सा है, वरुण है, नेपच्यून है। और उससे पहले कौन सा है, यूरेनस है, अरोड़ है। ये भी याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सुनो ध्यान से, कि दिन की अवधि सबसे बड़ी किस पर होती है। दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है, याद रखना है, शुक्र ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर। और दिन की अवधि सबसे छोटी किस ग्रह पर होती है, सबसे छोटी होती है बृहस्पति ग्रह पर। किस पर होती है, बृहस्पति ग्रह पर। बोलो यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए, पूरे सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह रखता है अपने पास कौन, शनि। कितने रखता है, 82। और टाइटन इसका सबसे बड़ा क्या है, अपने पास उपग्रह है। बृहस्पति के पास उपग्रह की संख्या कितनी है, 7-9 है। जैसे कैलिस्टो है, कैलिस्टो है, आयो है, फोबा है। और आप कमेंट करके बताओ कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपके पास कौन सा है, चंद्रमा है। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी। अच्छा, मंगल के 2 अपने पास उपग्रह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक फेबोस होता है मंगल का, और एक मंगल का अपने पास डेवोस उपग्रह होता है। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल की जमीन जो है वो लाल है, लो ऑक्साइड यहाँ पाया जाता है, इसलिए मंगल जमीन कैसी है, यहाँ पर लाल है। बोलो इसका आंसर क्लियर हो गया। तो वर्ष की दीर्घतम अवधि किस ग्रह पर होती है, नेपच्यून पर होगी। और लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहता है सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, सदाबहार, जहाँ पर हमेशा बाहर रहती हो या हमेशा बारिश होती हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन 4 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सालों भर बारिश होती है। तो याद रखना है, सालों भर बारिश भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है और यहीं पर पाए जाते हैं सदाबहार वन। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है अमेजन वर्षावन से। अमेजन वर्षावन ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं अधिकतम, ये याद रखना है। और इन्हें क्या कहते हैं, पृथ्वी का हृदय स्थल कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन वर्षावनों को कहते हैं। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम वर्षा की बात करें, थोड़ा आराम से एक एक पॉइंट मेरा यहाँ पर सुनने की कोशिश आप लोग करना। देखिए मान लीजिए अपने पास ये मैप हो गया, प्रायद्वीप ये भारत का मैंने छोटा सा हिस्सा बना दिया। हम सभी जानते हैं कि मानसून अरब सागर से उठता है और केरल के मालाबार तट पर आके टकराता है, जिसमें सर्वाधिक बारिश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में होती है। बोलो बात क्या होगी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से लगभग 80% बारिश होती है, जो जून के प्रथम सप्ताह में भारत आ जाता है, केरल के मालाबार तट से टकराता है। लेकिन इस मानसून से पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर अरावली पर्वत जो है उसका समानांतर स्थित होना है, वो इस प्रकार से ना होकर इस प्रकार से है। तो जो मानसून आपका आता है वो उस पर्वत से नहीं टकराएगा और सीधा निकल जाएगा, बारिश नहीं होगी। क्योंकि पूरे विश्व में जो बारिश होती है सर्वाधिक वो पर्वतीय रूप की वर्षा होती है। कोई भी मानसून उठेगा पर्वत से टकराएगा, फिर बारिश होगी, ठीक है।
तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपका होगा जो भारत में सर्वाधिक वर्षा करेगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल तट हो गया, तमिलनाडु हो गया, जिसको हम छाया वृष्टि का क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम चेरापूंजी में होती है। ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई। और ये मासिनराम याद रखना है आपको इसके बारे में। मासिनराम पर आप हमें क्वेश्चन बताओगे। ये मेघालय में स्थित है और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? गारो, खासी, जैंतिया। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में हो रही है, लेकिन ये किस पहाड़ी पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ी के नाम में आपको ऑप्शन देता हूँ, गारो, खासी और जैंतिया। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता बनाता है? पहले आपको पता होना चाहिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई। अब इसमें क्या आपको जानना जरूरी है? देखिए, बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान हाथी का गलियारा कहलाता है। कहने का मतलब चितवन राष्ट्रीय उद्यान से हाथी कहाँ आते हैं? आपके बिहार के कौन से में आते हैं? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं? चितवन में। हाथी गलियारा भारत में चितवन राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बीच का जो गलियारा है उसे हम हाथियों का गलियारा कहते हैं। बांदीपुर कहाँ है दोस्त? तो बांदीपुर है कर्नाटक में। बोलो बात क्लियर। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अच्छा, राजाजी कहाँ स्थित है? राजाजी जो उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी। कान्हा किसली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ओरंग असम में है। डिब्रू साहिकोबा असम के अंदर है। तो कांचीरंगा असम के अंदर है। याद रखोगे। नामेरी असम के अंदर है। जल्दापारा पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो ये मेन आपको जरूर याद रखने हैं। मैंने सब पीछे कवर करा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए, इस प्रकार से ये आप इमेज में देख पा रहे होगे। ये आपका इस प्रकार से पूरे गलियारा है जहाँ से हाथी आराम से जाते हैं चितवन में और चितवन से आ जाते हैं बिहार के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, कि संकुचित मुद्रा निम्नलिखित में से क्या होती है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पर लोग लेके नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ समझाने के लिए बहुत आपके अंदर अलग चीज होना जरूरी है। ये हमेशा याद रखना है। तो देखिए, संकुचित मुद्रा क्या होती है? मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसी मुद्रा जिसका मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत बहुत कम हो। जैसे 2000 का नोट है आपके पास, लेकिन उस 2000 के नोट में बनाने में लागत कितनी आ रही है? बहुत नामात्र के बराबर। ये क्या है? अपने पास संकुचित मुद्रा का रूप होती है। और भारत RBI मुद्रास्फीति से संबंधित या मुद्रास्फीति की माप के लिए ये 4 प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करती है। M1, M2, M3 और ये M4। 4 प्रकार की मुद्रा है, जिसमें M1 मुद्रा को संकुचित मुद्रा के नाम से जाना जाता है, और याद रखना है M3 मुद्रा को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ये क्या है अपने पास? बृहद मुद्रा है। अगर एग्जाम में पूछ ले सांकेतिक मुद्रा क्या होती है दोस्त? सांकेतिक मुद्रा सेम यही मुद्रा होती है, यानी जिसका मूल्य वास्तविक मूल्य से कम हो। 1 रुपये के सिक्के बनाने में लागत क्या आती है? तो 1 रुपये से कम आती है। वही भी क्या है? सांकेतिक मुद्रा है। लीगल टेंडर मनी क्या होती है? ये भारत सरकार की मनी है, यानी कोई भी आम नागरिक जो हमारे आपके पास है उसे लीगल टेंडर मनी कहते हैं। यदि कोई भी नागरिक इस मनी को लेने से मना कर देगा तो आपको जेल हो जाएगी। और आप गाना गाओगे कौन सा? जेल करावेगी, याद है ना? ठीक है, तो जेल कराना नहीं है, जेल करावेगी मतलब कौन? मुद्रा। यदि आप लेने से मना करोगे तब। ठीक है, तो सांकेतिक मुद्रा आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। और मुद्रास्फीति क्या होती है? जब मार्केट के अंदर पैसे की वैल्यू गिर जाती है और वस्तु की वैल्यू उठ जाती है, मुद्रास्फीति उसे कहते हैं। और मुद्रास्फीति में हमेशा फायदा किसको होता है? बताइए मुझे।
ये कमेंट करना है कि मुद्रास्फीति में फायदा सर्वाधिक देनदार वर्ग को होगा या फिर लेनदार वर्ग को होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है समानांतर अर्थव्यवस्था का उदय कैसे होता है। देखिए एक किस्म से ये अर्थव्यवस्था है क्या, काले धन की अर्थव्यवस्था है। मैं शॉर्ट में कहूँ इस बात के लिए तो ये क्या है दोस्त, काले धन की। जब काला धन मार्केट में अधिक बढ़ जाता है उसे हम कह देते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था। इसका उदय कैसे होगा, जब आप, मेरी बात ध्यान से सुनना है, इसका उदय कब होगा। ऑप्शन कर परिहार के कारण, कर वंचन के कारण, कर अनुपालन के कारण, कर अनुमान के कारण। देखिए अगर हम कर की बात करें तो इसमें दो होता है, कर परिहार होता है, कर परिहार, और एक होता है कर वंचन, जिसमें आप यदि गैर कानूनी तरीके से कर देने से बच रहे हो, यदि आप सरकार को टैक्स नहीं देते हो और गैर कानूनी रूप से बच जाते हो, उसे कहते हैं कर वंचन। यानी ये कर वंचन मार्केट में काले धन को बढ़ावा देगा। लेकिन यदि आप कानूनी रूप से कर देने से बच रहे हो, उसे कहते हैं कर परिहार। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास पैसा है, आपने सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं में इन्वेस्ट कर दिया, वो कानूनी रूप से कर से बचना होता है। लेकिन गैर कानूनी रूप से पैसा आप बैंक में नहीं रख रहे हो, अपने घर पे रख रहे हो, वो क्या एक प्रकार का गैर कानूनी रूप से कर से बचना है। तो ये व्यवस्था क्या करेगी, आपका समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। बोलो यहाँ तो बात क्लियर हो गया। कार्बन टैक्स सबसे पहले न्यूजीलैंड के द्वारा लगाया गया था, याद रखोगे इतनी बात। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुई थी 1954 में। जीएसटी सम्मति की अगर हम बात करें, परिषद की बात करें, 279 के ए अनुच्छेद में जीएसटी की चर्चा है, जिसमें सदस्य होते हैं 33। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में सबसे पहले लागू असम राज्य में की गई थी, याद रखना है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एक क्वेश्चन याद रखोगे। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर भी बहुत जरूरी हैं, जिसमें राज्य सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति बिक्री कर से होती है और केंद्र सरकार को निगम कर से होती है। निगम कर क्या होता है, तो बड़े बड़े कंपनियों के प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, निगम कर कहते हैं। पिगवेलियन, यहाँ सुना, पिगवेलियन टैक्स क्या होता है, तो प्रदूषण पर लगने वाले कर को पिगवेलियन टैक्स कहा जाता है। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, चलिए ठीक है। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या होगा। तो देखिए ऊष्मा संचरण की विधि आपने पढ़ी होगी और एक बार आप फिर पढ़िए। एक होती है संवहन, एक होती है चालन और एक होती है विकिरण। ये ऊष्मा संचरण की आपकी विधियां होती हैं, ठीक है। जिसमें संवहन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें अणु जो होते हैं, ऊष्मा के जो अणु हैं वो अपना स्थान छोड़कर गति करते हैं। जैसे फ्रिज के अंदर जो कूलेंट बॉक्स होता है उसे ऊपर लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि जब तक ऊपर नीचे जो अणु होते हैं गैसें कब तक होता है, जब तक पूरे फ्रिज का तापमान एक समान ना हो जाए। तो फ्रिज का ठंडा होना कौन सी विधि होगी दोस्त, संवहन विधि होगी। गीजर के द्वारा पानी को हम लोग गर्म करते हैं, किस विधि से होगा, तो ये भी आपका संवहन विधि से होगा, यानी स्थान छोड़कर गति करते हैं ऊर्जा के कण, इसमें ऊष्मा के। चालन क्या होता है, चालन विधि में ऊष्मा के जो कण होते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, ये ठोस में होती है। जैसे लोहे का यदि आप एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा उसका अपने आप से ही गर्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं चालन विधि। बोलो बात क्लियर होगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जानने के लिए, अब विकिरण विधि क्या होती है, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये ठोस में होती है। संवहन द्रव में, और मैं लिख देता हूँ, द्रव और गैस में होती है, ये ठोस में होती है और इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी गर्म होती है किस विधि से, तो याद रखना है पृथ्वी गर्म होती है चालन विधि से।
पृथ्वी गर्म, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल एटमॉस्फेयर गर्म होता है किस कारण से? संवहन से। पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से गर्म होता है। और सूर्य के प्रकाश की किरणें किस विधि से पृथ्वी तक आती हैं? विकिरण विधि से पृथ्वी तक आती हैं, याद रखना है। सॉरी, पृथ्वी गर्म होती है विकिरण विधि से, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश की किरणें हैं वो विकिरण विधि से ही आती हैं जो पृथ्वी को गर्म करती हैं। चलिए, हो गई तीनों के लिए संवहन, चालन। अब ऊष्मा की सबसे स्पीड वाली गति कौन सी है? विकिरण है। यदि एक कोने में आप सेंट को छिड़क देते हैं तो पूरे रूम में उस सेंट की आपको महक लगने लगेगी, वही क्या होगा? आपका विकिरण विधि होता है। तो यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या होता है? तो सूर्य की विकिरण गति होती है। बोलो, बात क्लियर हो गई? यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, श्रेणी क्रम सिंपल सी बात है, जहां पर विद्युत धारा बटे ना उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। इस प्रकार से ये क्या है अपने पास? ये श्रेणी क्रम है। और यहां पर समतुल्य प्रतिरोध होता है, क्या होता है भाई? R1 प्लस R2, इसे हम कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। और यह आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। बोलो, बात क्लियर है? श्रेणी क्रम में ही आपके घर में बल्ब जो LED वाले बल्ब जो होते हैं वो श्रेणी क्रम में ही लगे हुए रहते हैं, ठीक है भाई। आमीटर होता है विद्युत धारा मापी आमीटर, ये परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये भी याद रखना है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। बात क्लियर होगी यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने का एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा होता है? तो कोहरा में और धूम कोहरा में क्या अंतर है? कोहरा जहां हम देख पाए सामने का थोड़ा बहुत, धूम कोहरा जहां बिल्कुल देख भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना अंधेरी रात हो रही है, वही धूम कोहरा है। और आंखों में जलन जब होगी उसका मुख्य कारण होता है परऑक्सिक एसिटिल नाइट्रेट। कौन होता है? परऑक्सिक एसिटिल नाइट्रेट होता है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आप क्या जानते हैं? बताओ मुझे कमेंट करके। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ज्वालामुखी फटने पर सर्वाधिक निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये उच्च दाब पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर भी भरी जाती है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आप याद रखो, कॉकरोच के लार्वा को कहते हैं निम्फ। क्या कहते हैं दोस्त? निम्फ कहते हैं। और कॉकरोच क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, ठीक है। अच्छा, इसका श्वसन अंग क्या होता है ये भी याद रखना है, उसे कहते हैं ट्रेकिया। कॉकरोच के श्वसन अंग को क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। और कॉकरोच का जो आपका लार्वा है उसे निम्फ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, डायस्टेज जो एंजाइम है उसका स्रोत क्या है? कहने का मतलब डायस्टेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या अग्नाशय। तो डायस्टेज एंजाइम आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथि से। मानव शरीर में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। लार से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? तो याद रखना है डायस्टेज, टाइलिन और आपके पास है टाइलिन हो गया, डायस्टेज हो गया, म्यूसिन, ये सब आपके कहाँ से निकलते हैं? लार से निकलते हैं। जिसमें डायस्टेज और टाइलिन जो एंजाइम है, ध्यान सुनना है, डायस्टेज और टाइलिन है, ये स्टार्च का पाचन करता है। अब स्टार्च का पाचन क्या होता है? छिलका जो होता है मूंगफली का ऊपर का, उसका पाचन करता है, ठीक है। म्यूसिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। कौन बनाता है भाई? म्यूसिन बनाता है। बात क्लियर हो गई? तो डायस्टेज, टाइलिन और म्यूसिन कहाँ से निकलते हैं? आपके लार से निकलते हैं। याद रखना है, अग्नाशय से, पैंक्रियास से क्या कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? LAT, ठीक है, LAT, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइसोजाइम,
लाइसोजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइसोजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से। पित्तरस कहाँ से निकलता है? पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। पता होना चाहिए कि यकृत में कोश का विभाजन बहुत स्पीड से होता है। मानव शरीर के अंदर सबसे स्पीड से कोश का विभाजन कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिक ग्रंथि है। सबसे छोटी लाल ग्रंथि कौन सी है? अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा कि ये सबसे बड़ी जो लाल ग्रंथि है पैरोटिक, ये मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये तो पता है, मुख में पाई जाएगी। अधोहनु यानी जीवा के नीचे पाई जाती है। हिंदी में अधोहनु इसको कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है लॉक जॉ रोग है, ये किस रोग की एक अंतिम अवस्था है? देखिए, लॉक जॉ को कहते हैं धनुष टंकार। धनुष टंकार रोग भी इसको कहते हैं, और ये है आपके टिटनिस रोग की अंतिम अवस्था। ठीक है। टिटनिस रोग में जो आपके जीवाणु होते हैं वो खुले घाव में प्रवेश करते हैं, ये भी याद रखना है। और ये रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो याद रखना है, डीप सिटिका कुटनी है, डीप सिटिका कुटनी है, डिप्थेरिया, पायरिया, सिफिलिस, टीबी, टाइफाइड, कालाजार, कुष्ठ रोग, टिटनिस, निमोनिया, हैजा, ये सब किससे होते हैं आपके? तो यह याद रखना है, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? प्रभावित अंग है CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS। ठीक है। निमोनिया में प्रभावित अंग कौन सा है? श्वसन अंग। श्वसन अंग ये निमोनिया में प्रभावित अंग होता है। ठीक है। बाकी तो नॉर्मल सब याद ही है आपको। तो डीप सिटिका कुटनी है। और जबकि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? एडेपोइचेछोग, खटरा, हिम, हरे। ठीक बता चुका हूं पीछे। एडेपोइचेछोग, खटरा, हिम, हरे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में हम त्रुटियां कब करते हैं? जब उसमें हम डाटा को प्रविष्ट कराएं, उस समय ही सर्वाधिक आपके अंदर त्रुटियां होती हैं। उसे हम कहते हैं डाटा प्रविष्ट में त्रुटियां। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आइए। ईमेल के आविष्कारक कौन थे? यानी ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमिल्सन के द्वारा हम मानते हैं, लेकिन बाद में जो प्रसिद्धि मिली है वो ऑप्शन में दिया गया है। तो वो है आपके B.A. शिवा अदादुरई, B.A. शिवा अय्यादुरई, याद रखना है। जबकि रे टॉमिल्सन को बाद में हमने इसका ये जो आपका साइन होता है इसका जनक मान लिया था। और टिम बर्नर्स-ली ने WWW की खोज की है, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई। कंप्यूटर में खोजी गई पहली भाषा फोरट्रॉन थी, याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राष्ट्रपति हुए थे, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ध्यान से सुनना है, ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 में। पहले कितने क्षेत्र में था? 5 में। जब इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से? सुनो। साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और चिकित्सा, ये 5 क्षेत्रों में जब शुरू हुआ तब दिया जाता था। ठीक है भाई। लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र में भी देना शुरू कर दिया गया। बोलो, बात क्लियर है? तो वर्तमान समय में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, ये घोषणा 1974 में की गई है। कब की गई है? मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, ये घोषणा कब की गई? 1974 में। लेकिन अब तक मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। वो 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? एरिक एक्सल, दूसरे डैग हैमरशोल्ड। एरिक एक्सल और डैग हैमरशोल्ड 2 मात्र व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत
आपका नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, लेकिन 1974 के बाद किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कारों का वितरण हर वर्ष 10 दिसंबर को होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन याद रखिए 5 क्षेत्रों में जो बांटा जाता है वो स्वीडन में, लेकिन एक क्षेत्र आपका शांति, ये बांटा जाता है नॉर्वे में। कहाँ बांटा जाता है दोस्त? नॉर्वे में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो 10 दिसंबर को बांटे जाते हैं और एक बार में ये अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक क्षेत्र में दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार। ये नोट कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, याद रखना है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है इक्केबाना एक जापानी रूप है किसका? तो इक्केबाना जापानी रूप है फूलों की सजावट का, यानी फूलों की जापानी जो फूलों की सजावट है उसे नाम दिया गया है इक्केबाना। ठीक है, चलिए आगे आइए नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आपका ये सेट आज समाप्त हो गया। और कैसा आपको ये सेट लगा आप जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन आज शाम को 9 बजे सेट 1 और सेट 2 का रिवाइज करके आना है और लाइव आपको उपस्थित होना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।